इस वीडियो में नज़र आ रही 19 साल की मनीषा, जो बाय नेचर एक शांत और शर्मीले स्वभाव की लड़की थी, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने घर परिवार तक ही सीमित थी। उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका अंजाम इतना दर्दनाक, इतना खौफनाक होगा, जिसे देख शायद शैतान भी हिल जाए। इस केस में जो आगे होने वाला है वो ना सिर्फ ढेरों सवाल खड़े करता है, ये भी दिखाया जाता है कि कैसे इंसाफ के नाम पर दिन दहाड़े धूल झोंकी जाती है। और इस केस को समझने के लिए हम हर उस पहलू की बात करेंगे और वो सवाल उठाएंगे जिसे दबाने के लिए ये सिस्टम हर पॉसिबल कार्य कर रहा है। इसलिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि इसे जितना हो सके सब तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लुहारू के धानी लक्ष्मण गांव का, जहां 11 अगस्त 2025 को हर रोज़ की तरह मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकलती है, जहां वो एसएल टीचर काम करती थी। मनीषा को उम्मीद नहीं थी कि घर से निकले उसके ये कदम वापस कभी दहलीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी दिन दोपहर 1:58 पर मनीषा स्कूल से निकलकर पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई थी और इसके बारे में उसने अपने पिता को बता रखा था। ये फुटेज एक लौता डिजिटल एविडेंस है जिसमें मनीषा आखिरी बार देखी गई। दिन ढलने तक जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो घर में मौजूद मनीषा के दादाजी को चिंता होने लगी। गुजरते वक्त के साथ दादाजी की चिंता बढ़ती जा रही थी और इसी चिंता में मनीषा के दादा उस बस के ड्राइवर के पास पहुंचे जिस बस में मनीषा रोज़ स्कूल के लिए जाती थी। बस के ड्राइवर ने दादाजी को बताया कि मनीषा को स्कूल के बाद कॉलेज में भी जाना था, जिस वजह से उसे थोड़ा लेट हो गया होगा। बस ड्राइवर की ये बात सुन दादाजी के मन को थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन जब शाम 4:30 बजे तक भी मनीषा घर नहीं लौटी तो वो मनीषा के पिता संजय सिंह को कॉल कर इन्फॉर्म करते हैं। ढेर शाम लगभग 6:15 बजे संजय सिंह को मनीषा का कॉल आता है, लेकिन 10 सेकंड चली उस कॉल में उधर से उन्हें मनीषा की कोई आवाज़ नहीं आती है और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का कॉल स्विच ऑफ आने लगता है। घर पर कॉल की तो पता चला मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी थी। दिल में जब किसी अनहोनी का डर बढ़ने लगा तो बिना वक्त गवाए संजय तुरंत लुहारू से बस पकड़कर सिंघनी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचते हैं, जहां से मनीषा नर्सिंग का फॉर्म लेने गई थी। संजय कॉलेज के गार्ड से पूछते हैं, क्या यहाँ कोई मनीषा नाम की लड़की आई है? तो गार्ड मना कर देता है। रिसेप्शन पर भी संजय को यही जवाब मिलता है, लेकिन जो बात संजय ने नोटिस की वो यह थी कि उस रिसेप्शन पर मौजूद उन तीनों ने ही शराब पी हुई थी। संजय ने तुरंत 112 डायल कर पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब वो दोबारा पुलिस के साथ कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज स्टाफ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया। संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर देती है और यह कहकर बात टाल देते हैं मनीषा किसी के साथ भाग गई होगी या किसी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस से ही अपनी बेटी के लिए ऐसी बात सुन और उनका ये ढीला ढाला रवैया देख उसका पिता संजय बेबस और निराश होकर घर लौट आता है। अगले दिन सुबह यानी 12 अगस्त को संजय दोबारा लुहारू पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सारा दिन बहानाबाजी करने के बाद फाइनली शाम 5:30 बजे एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जब एएसआई शकुंतला आइडियल कॉलेज पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है तो उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार कर यह बोल देता है कि पुलिस की मौजूदगी में ही वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है। पुलिस न सिर्फ वहां से वापस लौट आती है बल्कि मनीषा के मोबाइल की लास्ट लोकेशन को भी ट्रेस करना ज़रूरी नहीं समझती है।
अगले दिन 13 अगस्त को संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें 1 किलोमीटर आइडियल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक लड़की की एक खेत में शव मिलता है, जिसकी शनाख्त के लिए उन्हें वहां आना होगा। एएसआई की यह बात सुन संजय का दिल बैठ गया और वो बिना किसी देरी के बॉडी की शनाख्त के लिए वो वहां पहुंच गए। बॉडी देखते ही संजय की मानो दुनिया पूरी तरह उजड़ गई थी। उनके सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी कि किसी का भी दिल सहम जाए। मनीषा की बॉडी एक खेत में पड़ी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था, जैसे उस पर एसिड डाला गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थी। चेहरा इस कदर गल सा गया था कि पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। मनीषा की गर्दन ऑलमोस्ट गायब थी और सिर्फ कुछ इंच से ही उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। मनीषा की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी और जो भी मनीषा की बॉडी देख रहा था उन सभी के मन में यह सवाल था कि मनीषा की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है जो इस हैवानियत को अंजाम दे गया। जितने लोग मनीषा की मौत की खबर सुन रहे थे उन सभी में अब गुस्सा बढ़ने लग गया और बड़ी तादाद में उस जगह भीड़ भी इकट्ठा होने लगी थी जहां पुलिस को मनीषा की बॉडी मिली थी। गुस्सा हुई भीड़ को देखकर पुलिस ने जल्दी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के शुरुआती रवैये की वजह से यह गुस्सा और था, क्योंकि सभी का कहना था कि यदि पुलिस ने समय रहते एक्ट किया होता तो आज मनीषा जिंदा होती। धरने पर बैठे सभी लोगों की जुबान पर बस एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मनीषा के कातिलों को सज़ा नहीं मिल जाती। लेकिन मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो सामने आया उसके लिए ना ही मनीषा के परिवार और ना ही हरियाणा के लोग तैयार थे। इनफैक्ट उससे तो केस की तस्वीर ही बदल गई। जिसने भी मनीषा की बॉडी को देखा था उन सबको इस बात पर यकीन था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है और उसका टॉर्चर कर मर्डर कर दिया गया है। लेकिन 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बताया मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन में, जो कि एक इंसेक्टाइज होता है, मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है, उनके ट्रेसेस मिले हैं। और रेप के एंगल को यह बताकर मना कर दिया गया कि मनीषा की बॉडी पर या कपड़ों पर किसी भी एंगल के निशान नहीं मिले हैं। इन प्रकार के हो रहे इन कार्यों को रोकने के लिए हम सब भारतीय एक होकर ही यदि इनका नारा करें या फिर इनका विरोध करें तो ये रोका जा सकता है। इसीलिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। राम राम।